चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए लगातार। बिल्कुल चाहिए। स्वागत हुआ है माननीय अखिलेश जी का। और मैंने देखा था उस वक्त कि यूपी की राजनीति के पटल पर एक ऐसे युवा का उदय हो रहा था। एक यात्रा ने, साइकिल यात्रा ने पूरी हवा बदल दी थी और लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। लोग देख रहे थे कि पढ़ा लिखा युवक आ रहा है और यूपी को बदलेगा, और लोगों ने अपार समर्थन भी दिया। अपने आप में रिकॉर्ड जीत भी 2012 में आई थी। मैं नोएडा से लेकर के गाजीपुर, बलिया और बांदा, चित्रकूट से ललितपुर तक पहुंचा था, बहराइच से लेकर। वो उम्मीदें मैंने देखी थी। वहां से विकासवादी समाजवाद का एक उदय भी हुआ था अखिलेश यादव के साथ साथ। आज अखिलेश यादव का अब के सामने 27 है, क्योंकि 2012 के बाद 2017 भी आया, 2019 भी आया, 2022 भी आया, 2024 भी आया, अब 2027 है। अब क्या है अखिलेश का नारा? यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, देश का। और कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं कि यूपी की पहचान नहीं थी पहले। सच तो ये है कि जो ये बोलते हैं कि पहचान नहीं थी, उन्हें पहली बार लोगों ने पहचाना ही 2017 में था, क्योंकि इस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री दिए हैं। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रदेश के बारे में यह कहा जाए कि 2017 से पहले कोई पहचान ही प्रदेश की नहीं थी। इसी शहर से देश के अटल पूर्व प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते थे और देश के प्रधानमंत्री बने, 3 बार बने, और आज भी जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी प्रदेश से हैं। तो पहचान तो थी इस प्रदेश की, और एक ऐसा प्रदेश जहां सब भगवानों ने जन्म लिया हो, उस प्रदेश को पहचान की जरूरत होगी। लोगों ने तो पहली बार तब पहचाना, कोई काला चश्मा लगा करके आए, तब पहचान हुई उनकी पहली बार। और जो बात स्टेट की है कि एक तरफ तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, समाजवादी सरकार थी, जो काम हम लोगों ने किया वो आज भी एग्जाम्पलरी काम है। पहलगांव में अगर घटना न होती तो देश के प्रधानमंत्री जी जो 2 सबसे बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन करने आ रहे थे, निवेली लिग्नाइट, जो समाजवादी सरकार में उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उस समय प्लांट आया था, वो समाजवादी सरकार की देन थी, जिसकी वजह से वो प्लांट लगना शुरू हो गया था और सस्ती बिजली मिलती है। और दूसरी मेट्रो, और मुझे याद है कि उस समय लोकसभा के सांसद वहां से मुरली मनोहर जोशी जी थे, वो लगातार इस बात के लिए फॉलो करते थे कि मुख्यमंत्री जी कब दे रहे हैं कानपुर को मेट्रो। तो मैंने कहा कि आपकी मेट्रो बनेगी और उसका प्रस्ताव मैं दे चुका हूं, और मुझे खुशी इस बात की कि उसका जो मेट्रो समाजवादियों ने दी थी उसका उद्घाटन होने जा रहा था अभी। हालांकि वो चल रही है, लेकिन उद्घाटन होने जा रहा था। यूपी में जितनी मेट्रो दी गई हैं अभी तक, एक लखनऊ की मेट्रो पिछले 8 साल में 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, समाजवादियों की देन है। कानपुर, आगरा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा मेट्रो, और एक प्रस्तावित थी देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी प्रस्तावित थी, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी का, मुख्य और प्रमुख का, दोनों के इंजन टकरा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से अभी तक न गोरखपुर में मेट्रो बन पाई है और न ही बनारस में बन पाई है, जबकि प्रस्तावित थी, बजट था उसका। अभी मैं एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार के एड को देख रहा था, उसमें लिखा था कि 17 एक्सप्रेसवे यूपी में बनने जा रहे हैं। मैंने कई बार गिना और जानकारी हासिल की तो पता लगा कि इतने एक्सप्रेसवे तो नहीं बन रहे यहां पर। मैंने उस बात का ट्वीट किया और जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और प्रेस नोट में भेजा और प्रेस में कहा
तो उसके बाद सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई और कहा कि हम 6 बना चुके हैं, 7 प्रस्तावित हैं। तो 7 और 6 13 और 4 बचे, वो कहां है? वो नगर सपनों में है। यहां तो सुनने हमारा सड़कों पे टायर फेंक रहे हैं, और लग तो ये रहा है कि इस बार बुलडोजर का भी टायर फेंक दिया उन्होंने, इसलिए बुलडोजर चला ही नहीं। और ये कोई रामजस सुमन जी को धमकी नहीं है, ये रामजस सुमन जी और हमको धमकी नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसकी धज्जियां उड़ा दी उन लोगों ने। ये चुनौती यहां के पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। ये जो चुनौती मिली है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 0 टॉलरेंस कहा हो, उनके लिए चुनौती है कि आपकी स्टेट में कुछ भी हो रहा है। और जिससे एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी स्याही भी नहीं सूखी होगी, तब तक तो उन्हें रिहा कर दिया। सोचिए आप, रामजस सुमन जी के साथ और दलित भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और इस प्रदेश में महा अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, पीडीए परिवार के लोग दूर से देख रहे हैं सब चीजें। और अभी जो अधिकारी लापता हैं, अंडरग्राउंड हैं, वो कोई कमीशन और इंसेंटिव की वजह से नहीं लापता हैं। वो जो बंटवारा होना था उसमें झगड़ा हो गया, इसलिए वो लापता है, अभी भी अंडरग्राउंड हैं। कि जितनी देर अभी अखिलेश जी ने बातें कही अपनी, उस पूरी बातों में आप लोगों ने गौर किया होगा कि मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए विकास को छोड़कर दूसरी बातें की, और पूरे दरमियान आप यूपी के विकास के पहलुओं पर बात की। मैंने शुरू में जिक्र किया कि विकासवादी समाजवाद का उदय हुआ था अखिलेश यादव के उदय के साथ में। दिल में विकासवाद है, ये दिखाई दे रहा है मुझे, दिल में विकासवाद है, लेकिन जुबान पर पीडीए कहां से आ गया फिर? मैं उस थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 2017 का मैं लास्ट प्रोग्राम करके आया था सोनभद्र का, और देश की बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित एक जर्नलिस्ट मेरे साथ थी लास्ट प्रोग्राम में। और जब हम लौट करके आए और बातचीत हुई, और बातचीत में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लग रहा है। मैंने कहा कि सरकार बनाने जा रहा हूं मैं। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपकी 2017 में सरकार बन जाएगी तो ये आने वाली पॉलिटिक्स जो होगी वो डेवलपमेंट के उस पर चलेगी पॉलिटिक्स, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश की जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति चलेगी। जाति हम लोग पीडीए नहीं ढूंढ रहे हैं, ये पीडीए बीजेपी ढूंढ रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री आवास को आप गंगाजल से धुलवाएंगे? किस आधार पे धुलवाया आपने? ये कहां से आई आपकी समझ और सोच? कौन लोग हैं वो लोग जो इस बात को इस तरीके से देखते हैं? और यही नहीं, मैं खुद एक मंदिर में गया था, वहां के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे कि मंदिर मत धोइए गंगाजल से, लेकिन उन्होंने गंगाजल से धुलवाया मंदिर। तो जाति की बात कौन करता है? जाति की बात वो लोग करते हैं, वो सत्ताधारी लोग जो जिन्हें सच्चाई नहीं फेस कर सकते। और जो आपने ठीक कहा कि सच कड़वा होता है, ये कहावत कोई एक दिन में नहीं बनी है। इस कहावत को हजारों साल लगे होंगे तब बनी होगी ये कहावत।